नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले ही फेज में चुनाव हो गया, हालांकि हरिद्वार सीट से जिस तरीके से सियासी दल ताल ठोकते हुए नजर आए और उसमें सबसे खास कर हरदा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वो भी काफी दमखम के साथ अपने बेटे का चुनाव प्रचार करते नजर आए। कई मुद्दों को लेकर वो मुखर रहते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सवाल पहला कि हरिद्वार में आप अपने बेटे के लिए प्रचार करते नजर आए, फिर कहीं दिखे नहीं, अब अचानक आप हरियाणा भी पहुंचे और दिल्ली भी पहुंचे। मतलब केंद्रीय नेतृत्व से नहीं कहा गया या फिर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है? देखिए, बेटे नहीं बल्कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो 25 साल से कांग्रेस का काम कर रहा है और लगभग 15 साल से हरिद्वार के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है, उसके लिए कैंपेन किया। मगर मेरी 24 अक्टूबर को दुर्घटना हुई थी पिछले साल जी। उसके बाद पसलियाँ और पीछे रीढ़ की हड्डी में जो फ्रैक्चर आया था वो थोड़ा सा ये इलेक्शन कैंपेन के दिनों में फिर से रीइमर्ज कर गए और कुछ स्थितियाँ बिगड़ गई। तो मुझे कुछ उसको ठीक करने में, व्यवस्थित करने में समय लगा। और जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकता हूँ, तो फिर मैं दिल्ली में फिर पार्टी के लिए समर्पित हो गया। मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। तो कल 2-3 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ। मतलब 7वें चरण तक आप यूं ही पार्टी के लिए काम करते रहेंगे? बिल्कुल करते रहेंगे, बल्कि यहाँ से अब पंजाब की तरफ जाऊँगा, चंडीगढ़, खरड़ इत्यादि, और यदि पार्टी ने कहा तो हिमाचल में भी जाऊँगा। एक आपका बयान आया था कि कांग्रेस सुस्त हो गई, उसका संदर्भ क्या था? मैंने एक नॉर्मल सेंस में कहा। चुनाव के प्रारंभिक दौर में जिस तरीके से हमको चैलेंज को लेना चाहिए जी, तो उस तरीके से हम ले नहीं रहे थे। और विशेष तौर पर जो मेरी स्थिति के हमारे राहुल जी, खड़गे जी और दूसरे लोग, वो तो बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन खप रहे थे। लेकिन हरीश रावत उतनी मेहनत नहीं कर रहा था। मुझे से मेरे दूसरे साथी उतनी मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। जो एक करो और मरो की स्थिति का संदेश जाना चाहिए था और वो नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस थोड़ा सुस्त हो गई है और उस सुस्ती को दूर करने का काम हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं वो कर रहे हैं। मैंने उनकी मीटिंग में कहा, मैंने कहा यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। मैंने कहा हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और हमारे अलायंस के पार्टनर्स जो हैं जिनको हमको सपोर्ट करना है, यहाँ 5 सीटों पे हम लड़ रहे थे, कांग्रेस लड़ रही थी। मैंने कहा कांग्रेस को पहले दिखाई देना चाहिए था और दिखाई पहले जो है हमारे अलायंस के पार्टनर। तो वो दोनों बातें थी। एक तो जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था वो कहा, और दूसरा जो है मेरे मन में ये भाव था कि नहीं, हम जिस तरीके से इस चुनाव को लेना चाहिए उतनी गंभीरता से ले नहीं रहे। तो क्या अब लग रहा है आप गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि नहीं, जो पहले चरण के लास्ट में जिस तरीके से पूरी कांग्रेस जुटी और एक संघर्ष को जोड़ा, हमारा कार्यकर्ता पहले भी एक्टिव था, लेकिन कार्यकर्ता को नेतृत्व भी तो देना पड़ता है ना। तो जो नेतृत्व देने वाले लोग थे वो ज़रा सा सुस्त थे। वो गणित लगाने में थे कि भाई क्या जीतेंगे, ये प्रचार हो रहा है, संसाधन कहाँ हैं, फला चीज़ें कहाँ हैं। तो एक करो एंड मरो की स्थिति थी। चुनाव आ गया सर पर, उसमें अस्त्र शस्त्र थोड़ी देखे जाते हैं। जो मिल रहा है जूझ पड़ो, जुट पड़ो। कभी कभी लठ से भी चुनाव लड़ना पड़ता है। एक सवाल ये कि 5 लोकसभा सीट, हालांकि पहले फेज में उत्तराखंड में चुनाव हुआ, तो उम्मीद क्या करें? देखिए, प्रारंभ में जिस तरीके से भाजपा ने माहौल बना रखा था, वो कहते थे वॉक ओवर 5 सीटों पर, और ये कहते थे कि जो है हम 5 लाख से ऊपर से प्रत्येक सीट को जीतने हैं। और आज भाजपा जो है अब गिन रही है कि भाई हमको ज़्यादा मिलेंगे सीटें या कांग्रेस को ज़्यादा मिलेंगी। ये भाजपा, जो लोग कहते थे हम 5 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं, वो आज ये लोगों से पूछ रहे हैं कि यार 10-20 हज़ार से जीत जाएंगे या 10-20 हज़ार से जिता दूँ। तो आज उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरीके से डिफेंसिव है और
उनका मनोबल गिरा हुआ है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल उठा हुआ है। 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी, और राहुल गांधी की तरफ से या आपके अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार मामला गड़बड़ है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, और उधर वो कह रहे हैं कि अपने परिवार की वो सीट बचा ले जाए वही बहुत बेहतर है। वो कुछ भी कहें, लेकिन सत्यता ये है, जब ये 400 के पार कह रहे थे तो उस समय जो कॉमन मैन था जी, जो मजदूरी कर रहा है, सड़क में पत्थर तोड़ रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, पानी लगा रहा है, जो व्यक्ति कहीं रेहड़ी पटरी लगा रहा है, वो कहता था अच्छा 400 के पार, तुमको 400 के पार चाहिए, तुमको सरकार नहीं चाहिए, तुमको किसी विशेष मकसद से 400 के पार चाहिए, और आओ देखेंगे हम करेंगे तुमको तड़ी पार। जो ये तड़ी पार करने का लोगों का इरादा था, मुझे लग रहा है लोगों ने उसको सार्थक कर दिया है। अभी तक जितने राउंड हुए हैं, पहले राउंड में आवाज़ें बहुत स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरे राउंड से बदलाव की आवाज़ें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगी हैं। और सबसे अच्छी बात इस चुनाव में ये रहा कि दलित वर्ग, जो हमारा परंपरागत सपोर्टर था, वो हमारे साथ आया। उसने कहा नहीं, ये 400 के पार की बात कर रहे हैं, इनका इरादा कहीं न कहीं गड़बड़ है, ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, नहीं तो इनको सरकार बनाने के लिए तो और मुसलमानों भाइयों को उनको तो रास्ते पर लगाने के लिए इनको पहले से बहुमत था, और ये सब मनमानी करते रहे थे। तो इसका मतलब है अब उनके बाद हमारा नंबर है। और लोगों ने इस बात को देखा कि किसानों को किस तरीके से दबा दिया गया पंजाब के। तो ये सब चीज़ें जो है लोगों के मानस में असर की, और वो वर्ग निकल करके आया। और एक और वर्ग भी आया जिसने कहा नहीं, ये 400 के पार एक एरोगेंस को सिद्ध करता है, लोकतंत्र पर जिसका विश्वास नहीं है वही इस तरीके के बहुमत की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे 400 के पार दो बहुमत। ये उसमें लोगों को एक घमंड दिखाई दिया। तो लोकतंत्र के अंदर जो समर्पित भाव से सोचने वाले लोग थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और एक के बाद एक जातियाँ, हर किसी को भ्रष्ट बता देना और हर किसी को जेल डाल देना, धमकी देना, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग आदि आदि सब बातों ने एक अच्छे खासे प्रबुद्ध वर्ग का वोट भी इस समय बदलाव के लिए जोड़ा है। तो ये जो बदलाव की हवा है, एक माइनॉरिटीज़ के या किसान वर्ग के ही दिमाग में नहीं आई है, ये हमारे दलित वर्ग के भाइयों के दिमाग में भी आई है। और इनको सपोर्ट मिला है, सबसे बड़ा जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका एक बड़ा हिस्सा या तो वोट डालने नहीं गया, या उसने वोट डाला है तो बदलाव के लिए डाला है। एक आरोप लगता है कि मुसलमानों की राजनीति करती है कांग्रेस, और जो आपके घोषणा पत्र में चीज़ें आई हैं उसको बीजेपी गिनवा रही है कि कल को गठबंधन की सरकार आती है तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, वो बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र, शहजादे, इस तरीके की बयानबाजी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। देखिए, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से सारे शब्द निकले जी। अब जब प्रधानमंत्री ये कहने लग जाए कि तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस को मुसलमान को दे देंगे, तो राजनीति का स्तर कहाँ ले आए आप फिर से, जब आपके पास शब्द नहीं है, आप एक विजन दिखाते थी 3rd फेज के अंदर, कहते मैं ये भारत बनाऊंगा और इन वर्गों के कल्याण के लिए इस तरीके से काम करूंगा। आप उसके बजाय तू मैं की पॉलिटिक्स में आ गए, और अनंतोगत्वा जो है, आप किसी की भैंस खोल करके दूसरे को देने की बात करने लगे, औरतों से कहने लगे आपका मंगलसूत्र, क्योंकि हिंदू महिला के लिए वो बड़ा पवित्र वो है, उनसे कहने लगे ये मंगलसूत्र छीन करके आपसे किसी अपने चहेते वर्ग के लोगों को दे देगी कांग्रेस जो है। तो लोगों को ये अटपटी बातें लगी और लोगों को अच्छा नहीं लगा, और देश ने इसके खिलाफ, बल्कि प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट इससे जाहिर हुई, जो गंभीरता प्रधानमंत्री जी के शब्दों में होनी चाहिए, जो विजन दिखाई देना चाहता, वो लोगों को नहीं दिखाई दिया। और लोग स्पष्ट देख रहे थे कि जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में जा रहा है तो बिल्कुल टिनोपॉल बिल्कुल स्वच्छ होकर के निकल रहा है, और दूसरी पार्टी में है यदि वो आलोचक है तो उसको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे दिल्ली के अंदर
या हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन जिस ज़मीन का कहीं अता पता नहीं है उसके लिए जो है जेल में है। तो एक सब काल्पनिक तरीके से जिस इश्यूज़ बनाए गए तो लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोगों को लगा कि ये लोकतांत्रिक भारत के लिए, लोकतंत्र में लोगों को दो पक्ष चाहिए, एक पक्ष चाहिए, एक विपक्ष चाहिए। लोगों को लगा ये तो विपक्ष विहीन भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विपक्ष विहीन भारत की जो एक परिकल्पना थी, उस परिकल्पना लोगों को अच्छी नहीं लगी। और इस चुनाव में मैं बहुत दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, उस सोच पर लोग चोट करने जा रहे हैं। इस देश का प्रबुद्ध नागरिक इस बार जो है एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राम मंदिर का बहुत जिक्र हो रहा है, रामद्रोही तक कहा जा रहा है, अपने आप को वो राम भक्त कह रहे हैं। कुछ बयानबाजी भी ऐसी हुई पिछले दिनों जिसमें नाना पटोले का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस लड़ना चाहती है, कुछ नेता हैं जो बयानबाजी कर देते हैं, उसमें कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की राजनीति ना करें। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन जो पार्टी का कंसिडर्ड व्यू है वो बिल्कुल साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए था और बना। सुप्रीम कोर्ट की राय आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत निर्णय दिया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया, जिसमें हिंदू भी सम्मिलित है, मुसलमान भी सम्मिलित है। और हमारा मानना है जिस दिन वो सर्वसम्मत जजमेंट आया उसी दिन राम मंदिर अस्तित्व में आ गया। बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज़ ये सब वो हैं, और उसका राजनीतिकरण करने का जो प्रयास भाजपा ने किया लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को लगा कि एक देश ने एक सोचा और उन लोगों ने कहा कि अब राम मंदिर बन गया, आप राम को चुनाव का मुद्दा थोड़ी बनाओगे। और लोगों को ये हमारी बात अच्छी लगी। लोगों ने, जब हमने उन लोगों से कहा कि भाई यदि कहीं राम खड़े हैं तो उनके सामने हम थोड़ी खड़े हो सकते हैं, तब तो फिर तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। बीजेपी ये कह रही कि न्योता देने के बावजूद भी, निमंत्रण देने के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता नहीं है। देखिए, आप यदि उसका प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति महोदया से करवाते तो एक तरफ पक्ष खड़ा होता है, दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा होता है। यदि आप उसका शंकराचार्यों से करवाते, एक तरफ श्रद्धानत पक्ष होता, दूसरी तरफ श्रद्धानत विपक्ष होता। अब आपने प्रधानमंत्री से लेकर के जितने लोग उस गर्भगृह में मौजूद थे, सब तो एक ही विचारधारा के लोग थे। तो वहाँ कैसे जाते? और फिर क्या गारंटी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाते, उनको वहाँ तक जाने दिया जाता, उनको छूने दिया जाता, किया जाता? जब आप राष्ट्रपति को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि वो शिलान्यास करें, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो दलित हैं, तो उनको तो आप शायद वहाँ पहुँचने लायक भी नहीं समझते। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए कभी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है कि आप इसको मोनोपोलाइज कर रहे हैं। आप राम जी कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिकरण करके उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, और ये आभास देश को देना चाहते हैं कि राम जी को आप लेकर के आए हैं, और जबकि हकीकत ये है राम तो सबको लाए। तो ये एक आभास दे रहे थे कि राम को लेकर के हम आए हैं। तो हमारा विरोध इस भावना के साथ था कि राम को लेकर के हम आए हैं, जो भाजपा का वो था, इससे हमारा विरोध था। और आपने महामहिम राष्ट्रपति या शंकराचार्यों से उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई, और इसलिए हम उसमें भाग नहीं लिए। रायबरेली जीत रहे हैं राहुल गांधी? रायबरेली जीत रहे हैं राहुल गांधी? निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, और रायबरेली ने सराखों पे लिया है। जब सोनिया जी वहाँ पहुँची और उन्होंने कहा मैं अपना पुत्र आपको सौंप रही हूँ, ये सेवा करेंगे, एक कितने उन शब्दों की जो भावनात्मक गहराई है, रायबरेली ने हमेशा भावनात्मक गहराई को समझा है। देश की आज़ादी से पहले भी समझा है, जब किसान आंदोलन के साथ नेहरू जी और उनके साथ फिरोज़ गांधी ने काम किया, तब से लेकर के उनकी कर्मभूमि है। तो पिता की भूमि में, नाना की भूमि में आकर के माँ की सिंची हुई भूमि में सेवा करने के लिए जब पहुँचे राहुल गांधी जी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रायबरेली ने उनको हाथों हाथ बाहों में लिया है।
लेकिन सवाल ये उठा कि जो कर्मभूमि उन्हें मिली थी, जहां उनको काम करना था, उसे भूल गया अमेठी। बिल्कुल नहीं भूले। इसीलिए जो है एक कर्मशील, लगनशील, एक सेवा भाव से इतने साल तक उस क्षेत्र की सेवा करने वाले व्यक्ति को राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, ये अब तुम्हारा हक है, तुम इनकी सेवा करो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अमेठी ने राहुल गांधी जी की भावना को समझा है और इसलिए जो है वो के.एल. शर्मा को भारी बहुमत से जिताएंगे। एक सवाल, अब लौट के उत्तराखंड आते हैं। चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को आप किस तरीके से अभी देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि चारधाम यात्रा जो कि एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को, और हर साल तस्वीर अलग अलग नज़र आती है। तो आपकी नज़रों में क्या क्या तस्वीर अब तक आई है? देखिए, हम चारधाम यात्रा को केवल आर्थिकी के साथ नहीं देखते, वो हमारी पहचान है। चारधाम यात्रा हमारे पास मानवता की धरोहर है। भगवान विष्णु वास करते हैं, भगवान शिव वहाँ वास करते हैं, माँ गंगा और यमुना वहाँ वास करती हैं, वहाँ से निकलती उनका मायका है। तो हमारे लिए उसका महत्व केवल चंद सिक्कों और रोजी रोटी के साथ नहीं है, बड़ा बड़ा महत्व है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कांग्रेस की तरफ से भी, पूरा राज्य जो है सरकार के साथ है कि आप ठीक तरीके से व्यवस्थित करिए। अब ये जिस समय व्यवस्थित करना था, जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी, सुविधाएं जनरेट करनी थी, सब कुछ करना चाहिए था, उस समय तो मामला केवल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ दिया। ये तो चुनाव प्रचार में रह गए। और तो छोड़ो, जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो हर मीटिंग में नई पगड़ी के साथ दिखाई देते थे, उसका फोटो वहाँ छपवाते थे, पर्यटन मंत्री जी भी गायब, कोई वहाँ फ्रंट से लीड करने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका परिणाम ये रहा, जब यात्री आए बड़े पैमाने पर तो अव्यवस्थाएं सामने आने लग गई। अब मुख्यमंत्री ने को सुधारने की कोशिश की है और हम चारधाम यात्रा में पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। जो भी कदम उठाएं और मजबूती से अच्छे कदम उठाएं, व्यवस्थित करें। हाँ, यदि कहीं पर कमियां रहेंगी तो निश्चित तौर पर हम उन कमियों को भी उजागर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी हर एक बात कहने के लिए। सरलता और सहजता के लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। कोई भी सवाल कीजिए, बहुत सरल और सहज होकर वो जवाब देते हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, चुनाव का दौर चल रहा है, कांग्रेस को लेकर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। चारधाम यात्रा पर भी उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जहां भी कमियां होगी उससे प्रमुखता से उठाएंगे। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। लगातार न्यूज़ स्ट्रीट पर खबरें जारी हैं।